हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह कोलोजियम सिस्टम से संबंधित होगा। पिछले वीडियो में हमने परिसीमन आयोग को डिस्कस किया था, आज हम लोग कोलोजियम सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये सब टॉपिक बीपीएससी के आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों ये सब टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। तो हम लोग कोलोजियम सिस्टम से संबंधित एक मॉडल आंसर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। आइए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं और फिर इसका मॉडल आंसर फॉर्मेटिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, हाल के दिनों में कोलोजियम प्रणाली क्यों चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है? पहले यह समझिए कि आखिर कोलोजियम प्रणाली होता क्या है। तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया है वर्तमान समय में कोलोजियम सिस्टम कोलोजियम प्रणाली के तहत की जाती है। और हाल के दिनों में आप देखेंगे कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के यहाँ से जो नोटों का बंडल मिला है, यानी कि एक तरह से जो करप्शन के चार्जेज उनके ऊपर लग रहे हैं, तो इसके बाद से फिर यह न्यूज़ में बन रहा है कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह कोलोजियम सिस्टम के तहत ही की जाती है। तो इसीलिए हाल के दिनों में कोलोजियम प्रणाली चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए पक्ष एवं विपक्ष में तर्क को बताएं, यानी कि कोलोजियम प्रणाली को काफ़ी विस्तार से चर्चा करना है। किस प्रकार से कोलोजियम प्रणाली का उद्भव हुआ है, भारत में कोलोजियम प्रणाली को लेकर क्या सिस्टम विद्यमान है, न्यायपालिका के क्या क्या डिसीजन हैं, इन सभी को विस्तार से यहाँ पर चर्चा करना है। उसके बाद कोलोजियम प्रणाली के पक्ष में तर्क देना है और उसके बाद फिर विपक्ष में तर्क देना है। ठीक है, इसके बाद क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित यह सर्वोत्तम प्रणाली है या इसमें सुधार की आवश्यकता है, चर्चा करें। यानी कि अंत में आपको बताना है कि क्या कोलोजियम सिस्टम न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक सर्वोत्तम विकल्प है, सर्वोत्तम प्रणाली है, या फिर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। अपना तर्क यहाँ पर देना है। ठीक है, प्रश्न कई डायमेंशन में पूछा गया है और चूंकि कोलोजियम प्रणाली इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यहाँ पर हमने इस तरह से प्रश्न को तैयार किया ताकि सारे डायमेंशन इसके कवर हो जाए। जैसे क्यों चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, एक डायमेंशन हो गया। कोलोजियम सिस्टम के पक्ष में तर्क देना है, विपक्ष में तर्क देना है, और क्या कोलोजियम प्रणाली एक निष्पक्ष प्रणाली है या फिर सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, प्रश्न भी आएंगे तो इसी डायमेंशन के इर्द गिर्द प्रश्न आएंगे। तो अब हम लोग इसका मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं। मॉडल आंसर डिस्कशन से पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। टीम ISPC सेंटर के द्वारा यहाँ पर जो प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं, इन्हीं प्रश्न की भांति 150 के आसपास जो मॉडल आंसर है आप सभी को अवेलेबल कराया जा रहा है 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए। इसका चार्ज रखा गया है 999 रुपया। इसके अंतर्गत एसे और DI को छोड़कर GS का हर एक सेक्शन, चाहे वह करेंट अफेयर हो, IR हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस टेक, हिस्ट्री, इन सभी सेक्शन का मॉडल आंसर 150 मॉडल आंसर में समाहित होंगे। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों इसमें शामिल हैं। इसकी फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पर जो डिस्कस किए जाते हैं यूट्यूब पे मॉडल आंसर, उसी के आसपास इसकी फॉर्मेटिंग रहेगी। और ये जो PDF है जो यूट्यूब पे डिस्कस किए जा रहे हैं उसका भी PDF इसके साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर नोट्स आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। प्रशांत कुमार के नाम से अगर आप पेमेंट करना चाहें तो प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम। आप इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है और फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो 999 रुपये में 150 के आसपास आपको मॉडल आंसर मिलेंगे। GS के सारे सेक्शन। 8375934036 यह पेमेंट का नंबर है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है जहां पर आपको स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देना है। कोई क्वेरी करना हो तो इसी नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अब आइए हम लोग प्रश्न का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो यह हम लोग समझेंगे कि आखिर कोलोजियम प्रणाली कोलोजियम सिस्टम है क्या। ठीक है, कोलोजियम प्रणाली भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की एक प्रणाली है। समय समय पर न्यायिक सुधार के संदर्भ में
इस प्रणाली में बदलाव लाए जाने की मांग होती रही है। हमने बताया कि पिछले 3-4 सालों से कॉलेजियम प्रणाली हमेशा न्यूज में बना हुआ है। बीच में कुछ दिनों तक क्या ठंडा पड़ गया था जब एनजेएससी बिल को जुडिशियरी के द्वारा रिजेक्ट किया गया था, तब यह मामला काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ गया था। लेकिन फिर अचानक से आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यह न्यूज़ में बना हुआ है। हाल ही में माननीय उपराष्ट्रपति के द्वारा भी कॉलेजियम सिस्टम लाए जाने की वकालत की गई है और समय समय पर न्यायिक सुधार की भी मांग सत्तारूढ़ दलों के द्वारा या विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा भी की जाती रही है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश के यहां से नोटों के अवैध बंडल मिलने के बाद से कॉलेजियम प्रणाली पुनः चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। कॉलेजियम प्रणाली फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग समझिए सबसे पहले कि आखिर जो संविधान है हमारा, तो संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की किन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 एवं 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर दिए गए अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली की नींव रखी। देखिए, कॉलेजियम प्रणाली जो है वह इसका जिक्र हमारा संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो आर्टिकल हैं वह आर्टिकल 124 और 217 हैं, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि यह कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो संविधान में चर्चा की गई है, इसके इतर न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समय समय पर विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली की नींव रख दी है। ठीक है, अब किस प्रकार से विभिन्न न्यायिक निर्णयों की इसमें भूमिका रही है, कौन कौन से वाद इसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन सभी को आपको वहां पर याद करके एग्जामिनेशन में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे पहला सर्वोच्च न्यायालय का वाद है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर मुख्य न्यायाधीशों के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों के चलते अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, 3 वाद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण है। एक हो गया एसपी गुप्ता वाद, दूसरा है और दूसरा और तीसरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत इन्हीं 2 वाद के माध्यम से हुई है। तो दूसरा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। इसके तहत कॉलेजियम प्रणाली की नींव रखी गई। यह मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि एससी के सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। यानी कि कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, उसकी तबादला की जाती है, तो यह सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश जो है मिलकर परामर्श लेंगे कि किस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के तहत किसकी नियुक्ति की जानी है, किसका तबादला किया जाना है। ठीक है, यह था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का मामला। अगर आप राष्ट्रपति के.आर. नारायण प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को अगर आप देखेंगे तो इसके तहत यही जो कॉलेजियम प्रणाली है, इस कॉलेजियम प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश के जरिए जो परामर्श होगा, वे परामर्श के जरिए कॉलेजियम प्रणाली के तहत वे न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करेंगे। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश प्लस 1 सीजीआई शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर इसका विस्तार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि 5 सदस्य मिलकर कॉलेजियम के तहत कार्य करेंगे। किसी न्यायाधीश को कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कहाँ पे अपॉइंट करना है, ये सभी निर्णय लिया जाएगा। यानी कि कॉलेजियम में वर्तमान समय में कितने सदस्य होते हैं, तो 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि टोटल 5 सदस्य। ठीक है, तो कॉलेजियम की अगर आप शुरुआत देखेंगे तो इन्हीं 2 वाद के माध्यम से हुई है। एसपी गुप्ता वाद भी आपको याद रखना है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाद भी याद रखना है, और राष्ट्रपति के.आर. नारायण प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों वाद जो हैं वह कॉलेजियम का मेन जो बेस है, यही ये तीनों वाद हैं। स्पष्ट है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली का विकास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न समयांतराल पर अपने दिए गए न्यायिक निर्णयों के माध्यम से किया गया है। वर्तमान समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य के लिए कॉलेजियम प्रणाली प्रचलित है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और बाकी जो अन्य न्यायाधीश, अन्य जजेज होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है कॉलेजियम प्रणाली के तहत की जाती है, उनका तबादला कॉलेजियम प्रणाली के तहत किया जाता है।
कोलोजियम के द्वारा नाम निर्धारित किए जाने के बाद उसे प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के पास भी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, तत्पश्चात उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो कोलोजियम प्रणाली किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, यहाँ से उम्मीद है कि आप लोग इसे पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। हमने सबसे पहले कोलोजियम प्रणाली को डिफाइन किया, उसके बाद भारतीय संविधान में कौन से संवैधानिक प्रावधान है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उसे हमने डिस्कस किया, कोलोजियम प्रणाली क्या है उसे डिस्कस किया, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है उसे डिस्कस किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोलोजियम प्रणाली के बारे में जो प्रश्न था कि विस्तार से चर्चा करें तो यहाँ पे चर्चा फिनिश होती है। प्रश्न का दूसरा सेक्शन, कोलोजियम प्रणाली के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। देखिए, अगर कोलोजियम प्रणाली के पक्ष और विपक्ष में तर्क देखेंगे तो पक्ष में तर्क इसके काफ़ी कम देखने को मिलेंगे और विपक्ष में ही तर्क ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए इसमें सुधार की मांग की जा रही है और इसके विकल्प के रूप में एनजेएसी बिल भी संसद के द्वारा पारित किया गया था। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करार देते हुए इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे तो विपक्ष में तर्क ज़्यादा है, इसीलिए इसमें सुधार की मांग वर्तमान समय में की जा रही है। इसके आप देखेंगे फेवर में काफ़ी कम पॉइंट आते हैं और एक दो पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन फेवर में बहुत कम पॉइंट इसके देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी आइए इसके पक्ष में तर्क देखते हैं। कोलोजियम प्रणाली के पक्ष में तर्क देखेंगे तो पहला सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि न्यायिक स्वतंत्रता संविधान का मूलभूत ढांचा है, यानी कि कोलोजियम प्रणाली के जरिए न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वह सुनिश्चित होती है, क्योंकि न्यायाधीशों के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसमें अगर विधायिका और कार्यपालिका के लोग शामिल हो जाएंगे तो जुडिशियरी में भी पॉलिटिक्स की एंट्री का खतरा है। इसीलिए न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि कोलोजियम सिस्टम को बरकरार रखा जाए और न्यायिक स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान के मूल ढांचा का हिस्सा है। ठीक है, तो पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है। दूसरा तर्क है आर्टिकल 50 को लेकर। आर्टिकल 50 में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से अलग रखा जाए, और अगर न्यायपालिका में कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप होगा तो यह हमारा जो संविधान है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वह निष्पक्ष कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। विपक्ष में तर्क का ये पारदर्शिता का अभाव है। कोलोजियम प्रणाली में किन मानकों को फॉलो किया जाता है तबादले के दौरान, न्यायाधीशों की नियुक्ति में किन मानकों को फॉलो किया जाता है, किसी न्यायाधीश की नियुक्ति किन आधारों पर की जाती है, किसी न्यायाधीश को किन आधारों पर हटाया जाता है, ये सब पब्लिकली नहीं पता चल पाता है। यानी कि हम लोग आम नागरिक होने के नाते यहाँ जान नहीं सकते हैं, या सिर्फ जो कोलोजियम में 4-5 मेंबर होंगे वही सिर्फ ये बात को जानते हैं। यानी कि पारदर्शिता का पूरी तरीके से अभाव है। बंद कमरे में लिया जाने वाला एक प्रकार का यह फैसला है। ठीक है, तो विपक्ष में पहला तर्क। दूसरा, विशेष मापदंड का अभाव। अभी हमने बताया न तो तबादला को लेकर विशेष मापदंड है और न ही नियुक्ति से संबंधित विशेष मापदंड है। ठीक है, पक्षपात पर आधारित प्रणाली। अक्सर यह आरोप लगता है कि न्यायाधीश के आप देखेंगे कि उन पर भाई भतीजावाद, पक्षपातवाद का आरोप लगता है कि वे अपने लोगों को कोलोजियम सिस्टम के तहत आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो पक्षपात पर आधारित प्रणाली है। न्यायिक नियुक्ति में देरी। कोलोजियम सिस्टम के तहत न्यायिक नियुक्ति में देरी होती है, क्योंकि कोलोजियम प्रणाली है वह निर्धारित करेगा कि किसे न्यायाधीश बनाया जाना है। फिर जो लिस्ट है शॉर्ट लिस्ट होकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास वो भेजा जाएगा, फिर उनकी सहमति मिलेगी। कई बार होता है कि मंत्रिमंडल के पास लंबे समय तक उसे रख लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि न्यायिक नियुक्ति में काफ़ी देरी होती है। और वर्तमान समय में आप देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सभी न्यायालयों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है। अब बताइए, अगर लगभग 5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है तो ऐसी स्थिति में न्यायिक नियुक्ति में अगर देरी होगा तो हमारी न्याय व्यवस्था कैसे व्यवस्थित रूप से कार्य कर पाएगी, इस पे सवाल तो उठेंगे ही। ठीक है, तो विपक्ष में यह महत्वपूर्ण तर्क है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व नहीं। ऐसा माना जाता है कि चूंकि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के प्रतिनिधि ही हमारा वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी उनको शामिल किया जाना अनिवार्य है, ताकि एक तरह से हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ पर हमारी सहमति भी नियुक्ति प्रक्रिया में देखने को मिले। तो ये सारे पॉइंट जो है विपक्ष में ये सारे तर्क यहाँ पर दिए जा सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा
कोलोजियम प्रणाली के स्थान पर नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता को आधार बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एनजेएससी बिल को अमान्य घोषित कर दिया गया। चूंकि कोलोजियम प्रणाली के विपक्ष में काफ़ी ज़्यादा तर्क दिए जा सकते हैं, सरकार के द्वारा न्यायिक सुधार की दिशा में काफ़ी कदम उठाया गया और कोलोजियम प्रणाली को रिप्लेस करके एनजेएससी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की गठन की बात की और उन्होंने कहा सरकार ने कि कोलोजियम सिस्टम नहीं बल्कि एनजेएससी जो होगा वह न्यायाधीशों की नियुक्ति, तबादला आदि से संबंधित कार्य करेगा और इसके लिए 99वां संविधान संशोधन पेश किया गया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दलों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। लोकसभा में निर्विरोध इसे पारित कर दिया गया था। राज्यसभा में सिर्फ एक व्यक्ति राम जेठमलानी ने इसका विरोध किया था, अन्यथा किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया था, यानी कि सर्वसम्मति से इसे सदन से पारित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद देखिए किस प्रकार से न्यायपालिका कार्य कर रही है। जब सदन के में किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया, निर्विरोध इसे पारित कर दिया गया, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, यानी कि जनभावना वहां पर पूरी तरीके से संसद के साथ थी। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि न्यायपालिका में जैसे ही यह गया, न्यायपालिका के द्वारा मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करार देते हुए एक झटके में एनजेएससी बिल को पूरी तरीके से अमान्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर कोलोजियम प्रणाली को एक उपयुक्त प्रणाली माना है। एनजेएससी को तो रद्द कर दिया, तो स्वाभाविक है एनजेएससी को अगर रद्द कर दिया गया तो बरकरार क्या रहेगा, कोलोजियम सिस्टम। और सर्वोच्च न्यायालय ने कोलोजियम सिस्टम को ही उपयुक्त माना है। पूर्व सीजेआई ने नए चैनल के विकास के बजाय कोलोजियम प्रणाली में ही सुधार की बात कही है और लंबे समय से सुधार की मांग की जा रही है। इसके बावजूद न्यायपालिका के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और पूरे विश्व में आप देखेंगे तो सिर्फ ऐसा भारत में ही संभव है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के द्वारा ही की जा रही है। न तो कोई नियुक्ति की कोई वहाँ पे उचित मापदंड है, न तो तबादला का कोई मानक फॉलो किए जाते हैं और यही कारण है कि न्यायपालिका में भी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, करप्शन के केसेस देखने को मिलते हैं। आप इसे पब्लिकली नहीं कह सकते क्योंकि आप पर न्यायपालिका का अमान्य का केस फिर दर्ज हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के यहाँ से किस प्रकार से नोटों का बंडल देखने को मिला। कुछ दिन पूर्व प्रयागराज की जो न्यायपालिका है उनके द्वारा किस प्रकार से एक रेप केस की सुनवाई के दौरान किस प्रकार से अभद्र एक निम्न स्तर की टिप्पणी की गई थी। तो इस प्रकार के अगर आप देखेंगे कि समाज में हमें देखने को मिलेंगे न्यायपालिका के द्वारा इस प्रकार से अगर निर्णय दिए जाएंगे और इस प्रकार से करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लगेंगे तो कोलोजियम सिस्टम पर निस्संदेह सवाल उठेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोलोजियम सिस्टम को ही उपयुक्त माना जा रहा है। विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा कोलोजियम सिस्टम में सुधार करने के बाद एनजेएससी बिल को लाया गया था और इसकी फिर से वकालत की जा रही है। ठीक है, न्यायपालिका का कहना है कि आर्टिकल 50 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्ति प्रदान करता है। इसीलिए कोलोजियम सिस्टम जो है उसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि कोलोजियम प्रणाली के पक्ष एवं विपक्ष में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने भी सुधार की वकालत की है, अतः इसे लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि न्यायालयों पर भारतीय नागरिकों का विश्वास बना रहे। क्योंकि अगर जनभावना के अनुकूल अगर न्यायिक प्रक्रिया भी होगी तो जनता का विश्वास न्यायपालिका पर बरकरार रहेगा और ऐसे भी संविधान के संरक्षक की भूमिका, जनता के मौलिक अधिकारों के रक्षक का जो भार है वह न्यायपालिका को प्रदान किया गया है, संविधान के द्वारा न्यायपालिका को दी गई है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि न्यायपालिका में बदलते समय के अनुरूप उसमें सुधार किए जाएं, वैश्विक मानकों को उसमें फॉलो किया जाए ताकि जनता का विश्वास उस पर बना रहे और एक लोकतांत्रिक समाज हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से कार्य कर सके। ठीक है, तो कोलोजियम प्रणाली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। तो आप लोग इसे काफ़ी बेहतर तरीके से कंप्लीट करें। अंत में फिर से एक बार आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, जो यहाँ पे पैटर्न डिस्कस किया गया है मॉडल आंसर का, इसी प्रकार के पैटर्न आपको
150 से अधिक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं RS 999 रुपया में। इसे परचेज करने के लिए 8375934036 इस पर संपर्क करें, या फिर इसी नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम करने के बाद 999 रुपये पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।